अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो कि मार्टिन एस्लिन ने लिखा है। ठीक है, तो मार्टिन एस्लिन ने ये वर्क लिखा है और मार्टिन एस्लिन ने ही ये वर्ड जो है, ये टर्म जो है कॉइंड की है, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की। तो अब डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक को कि जो एब्सर्ड मूवमेंट थी ये कब शुरू हुई थी। तो बेसिकली द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है ये ऐसी मूवमेंट थी जिसमें डाइवर्स प्लेस लिखे गए थे, और जो प्लेस थे ये 1940 से 1960 के ड्यूरेशन में लिखे गए थे। और जब इन प्लेस को फर्स्ट टाइम परफॉर्म करवाया गया था तो ये जो प्लेस थे, इन्होंने जितनी भी ऑडियंस थी उनको बहुत ज़्यादा शॉक्ड किया था, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट थे उन प्लेस से, उन ड्रामाज से जो कि पहले परफॉर्म किए करवाए जाते थे। और इनफैक्ट बहुत से अब्सर्ड प्लेस ऐसे थे जिनको एंटी प्लेस का नाम भी दिया गया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड है, जिसके अंदर जो अब्सर्ड ड्रामा है वो कैसे का ड्रामा होता है। वो ऐसे का ड्रामा होता है जो कि ह्यूमन बीइंग की जो कंडीशन है, जो अब्सर्ड कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में बात करता है। और जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन मीनिंगलेस वर्ल्ड, ठीक है, उसकी एक फ्यूटाइल एफर्ट है, उसको बताता है कि एक ह्यूमन बीइंग है जो कि उसकी फ्यूटाइल एफर्ट है कि एक मीनिंगलेस वर्ल्ड के अंदर मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करे। तो ये क्या होता है, बेसिकली अब्सर्डिज्म होता है, अब्सर्ड प्ले होता है। सो ड्रामा पोर्ट्रेइंग द फ्यूटिलिटी एंड एंग्विश ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल इन अ सेंसलेस एंड इनएक्सप्लिकेबल वर्ल्ड इज़ नोन एज एब्सर्ड ड्रामा। तो यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है, वर्ल्ड के स्पेलिंग में एल भी आना है, WORLD, तो आप एक्यूरेट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एम्फसाइज की, फोकस की। तो जो एब्सर्ड ड्रामा होते हैं, एब्सर्ड प्लेज होते हैं, उनका फोकस किसके ऊपर होता है? उनका फोकस होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर, जिसमें एग्जिस्टेंस तो मैटर करती है लेकिन वेज मैटर नहीं करते, कि एग्जिस्टेंस है, तरीका क्या है, मैटर नहीं करता। तो इनका फोकस है आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर, जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान हैं, उनकी एग्जिस्टेंस भी मैटर ना करे, उनका वर्ड्स भी मैटर ना करे, उनके स्पोकन भी मैटर ना करे, उनका पर्पस भी मैटर ना करे, तो क्या होता है, तो लाइफ में ब्रेक डाउन हो जाता है, लैंग्वेज में ब्रेक डाउन हो जाता है, कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का एलिमेंट है ना, जिसके अंदर ना एग्जिस्टेंस मैटर कर रही है, मीन्स टू से एग्जिस्टेंस हैज़ नो मीनिंग, ठीक है, और ना ही कोई पर्पज़ है लाइफ का। तो ऐसे प्लेस के अंदर और ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों को कम्युनिकेशन का ब्रेक डाउन दिखाई देता है। अब मैंने दो बातें कही, एक में मैंने कहा एग्जिस्टेंस मैटर नोट द वेज, और एक में मैंने कहा एग्जिस्टेंस जो है मैटर ही नहीं करती। तो इन दोनों बातों का मतलब क्या है? इन दोनों बातों का मतलब ये है, पहली वाली बात, दूसरी तो आपको क्लियर हो गई होगी। पहली वाली बात का मतलब ये है कि इसके अंदर एग्जिस्टेंस किस तरह से मैटर करती है। इस तरह से मैटर करती है कि इसमें ना इंसान रिलीजन को मानता है, ना पॉलिटिक्स को मानता है, ना सोसाइटी को मानता है, अपने धुन में अपने मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, बस गुजार रहा होता है इन अब्सर्ड वे, एलियनेटेड लाइफ गुजार रहा होता है। रूटलेसनेस होती है, कोई सेंटर ही नहीं होता, कोई फिक्सिटी नहीं होती उसकी लाइफ के अंदर। अच्छा, ये तो बात होगी हमारी इंट्रोडक्शन की, जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था। अब आते हैं आगे कि ये शुरू कब हुई। ये जो शुरू हुआ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तब क्या हुआ, तब ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाए गए, ठीक है, कि इंसान की एग्जिस्टेंस है तो क्यों है, ठीक है, क्या मतलब है इंसान की एग्जिस्टेंस का, क्या पर्पज़ है इंसान का, क्यों आया है इंसान इस दुनिया में, दुनिया क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना, इसके ऊपर सवाल उठाए जाने शुरू हो चुके थे इस टाइम पीरियड पे, आफ्टर वॉर। तो तब जो है ना हमारे पास थिएटर ऑफ एब्सर्ड सामने आ गया, और ये फर्स्ट टाइम जो वर्ड है कॉइंड किया था मार्टिन एस्लिन ने। मार्टिन एस्लिन ने एक बुक लिखी, उसका नाम था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ठीक है। तो उसने जब ये बुक लिखी द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, उसने इस बुक के अंदर बेसिकली जो एब्सर्ड थिएटर था उसी को डिफ़ाइन करना था, और उसी को डिफ़ाइन किया, और साथ साथ उसने बुक के सेम नेम से सेम टर्म को कॉइंड किया। तो अगर कोई पूछे द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है वो टर्म किसने कॉइंड की, तो आप कह सकते हैं मार्टिन एस्लिन ने।
कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि वाकई में इसने कॉइन की थी ये वाली टर्म। और इसने ये 1960 के अंदर वर्क लिखा था, और तब इसने उस टर्म के अंदर ये जो बेसिकली द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड है उसको डिफाइन किया था। ये तो बात होगी ना कि टर्म किसने ये कॉइन की। अब बात करते हैं अर्लियर ग्लिम्प्स की, अर्लियर कंट्रीब्यूशन की, कि कंट्रीब्यूशन किसने दिया इस अब्सर्ड टर्म के अंदर, इस अब्सर्डिज्म के अंदर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एल्बर्ट कैम्यू का, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, फ्रेंच राइटर है। एल्बर्ट कैम्यू ने एक वर्क लिखा, उसका नाम था मिथ ऑफ सिसिफस, ठीक है। और जो द मिथ ऑफ सिसिफस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि ये सारा वर्क अब्सर्डिज्म पे बेस कर रहा है, अब्सर्ड फिलोसफी को डिस्कस कर रहा है। और सबसे पहले अब्सर्ड फिलोसफी इसी प्ले के अंदर दी गई थी, और इसके अंदर बताया गया है अब्सर्ड लाइफ ऑफ ह्यूमन, ठीक है, कि इंसान की लाइफ कितनी अब्सर्ड है और वो कितनी फ्यूटाइल एफर्ट कर रहा है टू फाइंड मीनिंग इन मीनिंगलेस वर्ल्ड। जिसके अंदर एंशियंट गॉड्स ऑफ मिथ होते हैं, वो सिसिफस के लिए एक हॉरिफिक पनिशमेंट है वो लेके आते हैं। और वो पनिशमेंट क्या होती है? वो पनिशमेंट ये होती है कि इसने एक रॉक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको माउंटेन की टॉप के ऊपर लेके जाना है, फिर उसको नीचे फेंकना है, फिर वापस नीचे आना है, फिर वो पत्थर दोबारा ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे फेंकना है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली करते जाना है, करते जाना है। और ये जो पनिशमेंट थी बहुत ही स्वेयर थी, जो कि फ्यूटाइल लेबर फॉर एवर था, हमेशा के लिए। और जो पूरा नॉवल है वो इसी पे बेस कर रहा है, इसी स्टोरी के ऊपर। तो स्टोरी के अंदर क्या हुआ? एक स्टोन था, उसको फेंका गया, दोबारा नीचे जाके उसको उठा के ऊपर लेके आया गया, फिर दोबारा फेंका गया, सोन। तो नथिंग डूइंग एट ऑल, एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहे। तो एक अब्सर्ड रूटीन दिखाई गई है, एक अब्सर्ड पनिशमेंट दिखाई गई है। एक कोटेशन में पढ़ने लगी हूँ जो कि मिथ ऑफ सिसिफस की है, जिसको सुनकर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअली में अब्सर्ड थिएटर है क्या। सुने। इट हैपन्स दैट द स्टेज सेट्स कोलैप्स, राइजिंग स्ट्रीट कार फॉर और वर्क इन ऑफिस और इन फैक्ट्री, मील स्ट्रीट कार फॉर और वर्क, मील स्ट्रीट कार, स्लीप and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. All the time rhythm is same, but why arises? And it conflicts the same time into collapse. तो देखा सिचुएशन क्या है, सेम चीज़ मंडे, मतलब सेम रूटीन है और सेम रूटीन सेम डेज में चल रही है। तो ये क्या चीज़ रेफर कर रही है? अब्सर्ड को। वही चीज़ कि उठना खाना पीना सोना, फिर दोबारा उसके बाद नेक्स्ट डे उठना खाना पीना सोना, फिर नेक्स्ट डे उठना खाना पीना सोना। तो ये क्या है? एक्चुअली में तो कुछ भी नहीं ना हो रहा लाइफ के अंदर। तो ये क्या है? एक अब्सर्ड रूटीन है। तो द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड के अंदर बेसिकली एक अब्सर्ड रूटीन दिखाई जाती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं फर्दर इसी टॉपिक के ऊपर। तो वो ये है कि ये जो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड है ना, इसको कॉमेडी ऑफ मेनांस भी कहा जाता है, जो कि हम लोग शेक्सपियर की ट्रेजाई कॉमेडीज़ के अंदर देखते हैं। तो ये तो इतनी बात हो गई। तो अब मैं आती हूँ बात मार्टिन एसलन की तरफ कि वो क्या कहता है। मार्टिन एसलन कहता है कि जो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड है ना, वो अटैक करता है कंफर्टेबल सर्टेनिटीज़ ऑफ रिलीजन और पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सी को। इसका जो मकसद होता है वो होता है ऑडियंस को शॉक करना, चैलेंज और फेथ को चैलेंज करना, ठीक है। और जो हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उसको एक्सपोज करना, उसको दिखाना। जैसा कि सामने कोटेशन पे आप देख सकते हैं, ये एसलिन मार्टिन की कोटेशन है। अब्सर्ड ड्रामा 1965 के अंदर उसने लिखा, द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड अटैक्स द कंफर्टेबल सर्टेनिटीज़ ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सी। कि क्या कर रहा है? फेथ को चैलेंज। It aims to shock its audience out of complacency, to bring its face to face with the harsh facts of the human situations as these writers see it. कौन से राइटर्स? वो जो अब्सर्ड राइटर होते हैं वो वाले। और क्या कर रहा है? हार्श रियलिटीज़ को दिखाता है इसके अंदर, जैसा कि कैम्यू ने दिखाया। बट द चैलेंज बिहाइंड दिस मैसेज इज एनीथिंग बट वन ऑफ द despair. It is a challenge to accept the human condition as it is, in all its mystery and absurdity, and to bear it with dignity,
nobly, responsibly, precisely because there are no easy solutions to the mysteries of existence. अब इसमें क्या बात की गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात की गई है थ्रू आउट द कोटेशन, कि जो मैन है वो अलोन है मीनिंगलेस वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, और जो मैन है वो इरेशनल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, रैशनल मीनिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है. आगे लिखा है, द शेडिंग ऑफ easy solutions of comforting illusions may be painful, but it leaves behind it a sense of freedom and relief. And that is why, in the last resort, the theatre of the absurd does not provoke tears of despair, but the laughter of liberations. जिसका मतलब क्या है कि जब हम ट्रेजाई कॉमेडीज़ पढ़ रहे होते हैं तो ड्यूरिंग लाफ्टर हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग रुकते हैं और फील करते हैं कि कहीं ये सारा कुछ हमारे साथ गुजरता तो फिर क्या होता, यही पेन, ये सफ़रिंग हमारे साथ गुजरती तो. क्योंकि समटाइम्स जो है ना, उसमें जो पेन होती है, जो सफ़रिंग होती है, वो एक लाइक कॉमेडी फॉर्म में दिखाई जाती है. तो अब इसमें क्या बताया गया पूरी कोटेशन के अंदर, इसमें जो है रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सी है उसके ऊपर अटैक किया गया, और इसमें बताया गया कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है वो एक शॉक देता है ऑडियंस को, और जो रियलिटी है उसको फेस टू फेस दिखाता है ह्यूमन लाइफ की, और साथ ही साथ एग्जिस्टेंस की बात करता है और बताता है कि मैन जो है वो अलोन है इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड. अब हम बात करते हैं कुछ प्ले राइट्स की जो कि इम्पोर्टेंट है इस टाइम पीरियड के अंदर एज अ अब्सर्ड राइटर. तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी किया मार्टिन एस्लन ने अपनी वर्क के अंदर, वो है सैमुअल बेकेट, और इसका इम्पोर्टेंट वर्क है वेटिंग फॉर गोडो, जो कि 1952 में इसने लिखा. फिर हमारे पास आता है ऑर्थर एडमोव. देन हमारे पास नेक्स्ट है यूजीन इयोनेस्को, जिसका इम्पोर्टेंट वर्क है द बैलेट सेप्रानो. फिर है जीन जेनेट, जिसका इम्पोर्टेंट वर्क है द मेड. फिर है होराल्ड पिंटर, और उसका इम्पोर्टेंट वर्क है द रूम, और है द बर्थडे पार्टी और द केयर टेकर. ये सारे अब्सर्डिज्म पे बेस करते हैं. फिर है एडवर्ड एल्बी, इसका इम्पोर्टेंट है द जू स्टोरी. द जू स्टोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है अब्सर्ड के अंदर. फिर नेक्स्ट वर्ड जो है वो है टॉम स्टॉपर्ट. ठीक है, तो ये हमारे कुछ की फिगर्स थे जो कि द थिएटर ऑफ अब्सर्ड से बिलोंग करते हैं. और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड, जो अब्सर्डिज्म है ना, अब्सर्डिज्म की जो फिलॉसफी है, एग्जिस्टेंशलिज्म की जो फिलॉसफी है, वो किरकेगार्ड ने इंट्रोड्यूस करवाई. किरकेगार्ड. तो जो अब्सर्डिज्म की फिलॉसफी है वो किरकेगार्ड ने इसके ऊपर काम किया, और जो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाई मार्टिन एस्लन ने. अब फर्दर बात करते हैं इसकी कि जो मोस्टली जो अब्सर्डिस्ट प्लेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ट्रेजाई कॉमेडीज़ होते हैं. जैसे कि एक बड़ी मज़े की लाइन है, नथिंग इज़ फनियर देन अनहैप्पीनेस. ये जो लाइन है ये बेसिकली पेन फील करवा रही है. किसका पेन? ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन लाइफ का, कि कुछ भी फनियर नहीं है देन अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस से ज़्यादा. और जो ये लाइन है ये शो करा रही है कि जो ये एक ट्रेजाई कॉमेडी से लाइन ली गई हुई है जिसका नाम है एंड गेम. एंड गेम से लाइन उठाई गई है, और ये लाइन जो है वो इंडिकेट करवा रही है जो ट्रेजाई कॉमेडीज़ होती हैं वो फाइन ब्लेंडिंग होती हैं ऑफ डार्कर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ब्राइटर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. डार्कर और ब्राइटर दोनों एस्पेक्ट्स जो होते हैं ह्यूमन लाइफ का, उसको ब्लेंड करके हमारे पास आती है ट्रेजाई कॉमेडीज़. एस्लन मार्टिन ने ना अपने जो ट्रेजाई कॉमेडीज़ की जब उसने बात की तो उसने वहाँ पे विलियम शेक्सपियर को साइड किया. उसने कहा विलियम शेक्सपियर से बहुत से जो राइटर है ना, थिएटर ऑफ अब्सर्ड के राइटर, बड़ा इन्फ्लुएंस हुए हैं. जैसा कि हमारे पास आता है ओनेस्को. ओनेस्को ने लिखा वर्क मैकबेथ, और ये जो मैकबेथ वर्क है किससे लिया गया? मैकबेथ, जो कि शेक्सपियर ने लिखा था उससे. फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्क आता है जो कि है रोसेनक्रेंट्ज़ एंड गुल्डेनस्टर, जो कि आर डेड. ठीक है, ये पूरा नेम है इसका, रोसेनक्रेंट्ज़ एंड गुल्डेनस्टर आर डेड. ये है, ये जो लिया गया कहाँ से लिया गया? ये बेसिकली हैमलेट के कैरेक्टर का नेम था, तो ये हैमलेट से लिया गया. ठीक हो गया. और इसके अलावा हमारे पास एक और एब्सर्ड ऑथर आते हैं जिनका नाम है पिरेंडेलो. पिरेंडेलो ने बड़े थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट किए, और इनका वर्क जो है 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है.
इसकी भी साइटेड किया है, यानी कि साइटेशन की है हमारे राइटर एस्लिन मार्टिन ने अपने वर्क के अंदर, जब उन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को डिफाइन किया तब। अब बात करते हैं थीम्स की, कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है उसके थीम्स क्या हैं। इसके 2 इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। जो नंबर 1 है वो है अ वर्ल्ड विदाउट मीनिंग, और नंबर 2 है आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो ये 2 थीम है, ये 2 थीम क्यों इसके इम्पोर्टेंट हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये जो द थिएटर ऑफ एब्सर्ड है वो कब सामने आई थी, वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर हमारे पास सामने आई थी। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उस टाइम पीरियड पे हर जगह लोगों के जो बिलीफ थे वो शटर्ड हो चुके हुए थे। लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट जो था होप का वो ख़त्म हो चुका था। पीपल बिकेम होपलेस हो गए थे उस वक्त लोग, और वो आइसोलेटेड फील करते थे, एलियनेटेड फील करते थे। वो रूटलेसनेस उनके अंदर आ चुकी थी कि उनके पास कोई सेंटर नहीं है, कोई फिक्सिटी नहीं है। ठीक है, अनसर्टेनिटी हो गई थी लाइफ के अंदर। तो इसीलिए जो है ना वो कोशिश कर रहे थे कि जो मीनिंगलेस वर्ल्ड है उसके अंदर मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी बेस पे इसका जो एक इम्पॉर्टेंट थीम था वो बना अ वर्ल्ड विदाउट मीनिंग, कि इस वर्ल्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो सेकंड, इंडिविजुअल जो है वो आइसोलेशन फील कर रहा था, आइसोलेटेड फील कर रहा था, एलियनेटेड फील कर रहा था सोसाइटी से। तो इसी बेस पे बन गया आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो हमारा एस्लिन मार्टिन है, उसने अ वर्ड विदाउट मीनिंग को डिफाइन करते हुए अपनी बुक के अंदर लिखा है, मास्ट until the end of the Second World War by the substitute religions of faith in progress, nationalism and various of totalitarian fallacies। ठीक है, क्योंकि अब लोगों के अंदर रिलीजियस फेथ भी ना रहा था, लोगों के अंदर जो था ना वो जो था स्टैमिना पॉलिटिकल की तरफ जो उनकी थी डिवोशन वो भी नहीं रही थी। जो लोग थे वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हुए थे, उनके अंदर फेथ नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी। तो इसी बेस पे जो राइटर है उन्होंने यहाँ पे ये लिखा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है उसकी बुक के अंदर वो है, नॉट द मैसेज नॉट द फेलियर्स ऑफ लाइफ नॉट द मॉरल डिजास्टर ऑफ द टू old people but the chairs themselves, that is to say the absence of people, the absence of the emperor, the absence of the god, the absence of matter, the unreality of the world, metaphysical emptiness। यानी कि यहाँ पे जो नाइलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना वो भी साथ ही आ गया था, कि कहते हैं गॉड तो एग्जिस्ट नहीं करता, हर चीज़ हर अथॉरिटी सब कुछ ही एब्सेंट है। ठीक है, ना मैटर है ना गॉड है। ठीक है, उसके बाद जो है ना एम्परर है, कोई भी चीज़ सिक्योर करने के लिए आई ही नहीं थी। ठीक है, तो हर जगह डिजास्टर था। तो अब बात करते हैं सेकंड थीम की, द आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल। जैसा कि आपने वेटिंग फॉर गोडो पढ़ा, वेटिंग फॉर गोडो के अंदर भी क्या हुआ, जो इंडिविजुअल है उसकी आइसोलेशन दिखाई गई। आपने द केयर टेकर पढ़ा, उसमें भी इंडिविजुअल की आइसोलेशन दिखाई गई, और उसमें भी दिखाया गया कि जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, वो एक अ वर्ल्ड विदाउट मीनिंग के अंदर मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। वेटिंग फॉर गोडो के अंदर भी यही दिखाया जा रहा है कि जो व्लादिमीर है और एस्ट्रागोन है वो बैठ के गोडो का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अ वर्ल्ड विदाउट मीनिंग जहाँ पे हर कोई एब्सेंट है। ठीक है, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ गॉड दिखाई गई है, एम्परर की एब्सेंट दिखाई गई है, यानी कि हर कोई एब्सेंट है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उनका इंतज़ार कर रहा है। और वहाँ पे क्या है, वो जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, एस्ट्रागोन है और इसके बाद व्लादिमीर है, ठीक है, वो क्या है, वो आइसोलेटेड है। ठीक है, तो जब एस्लिन मार्टिन इस थीम की अपनी बुक के अंदर बात करता है तो कहता है, अ लोन आउटसाइडर कट ऑफ एंड आइसोलेटेड इन हीज ओन प्राइवेट वर्ल्ड। तो जब ये राइटर इस थीम की बात करता है तब उसने सैमुअल बेकेट का नेम स्पेशली मेंशन किया है, और थ्रू एंड थ्रू इसने अपनी बुक के अंदर सैमुअल बेकेट को बहुत ज़्यादा रेफ़र किया है। अब बात करते हैं फर्दर इसके फॉर्म की। तो जो ऐसे अब्सर्ड प्लेस होते हैं जिनमें फॉर्म की बात की जाए, प्लॉट की बात की जाए, तो उनका कोई प्रॉपर प्लॉट नहीं होता। जो अब्सर्ड राइटर होते हैं वो अपना थीम कन्वे करने के लिए अपने प्लॉट को, अपने फॉर्म को डिस्टर्ब कर देते हैं, और उनका मेन क्या होता है पर्पस, उनका मेन फेवर होता है सब्जेक्ट मैटर का, थीम को कन्वे करना। जैसे कि एस्लिन मार्टिन जो है वो क्लेम करती हैं, द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड गोज वन स्टेप फर्दर देन एग्जिस्टेंशियल ड्रामा in trying to achieve a unity between its basic assumptions and the form in which these are expressed. It's expressed.
आगे है द थिएटर ऑफ द absurd merely communicates one poet's most intimate and personal intuition of the human situation, his own sense of being, his individual vision of the world. तो ये दो बातें थी जो एसलिन मार्टिन ने फॉर्म के रेलेवेंट डिस्कस की अपनी राइटिंग के अंदर. अब बात करते हैं हम लोग फर्दर, तो वो है लैंग्वेज की. तो इसके अंदर डीवैल्यूएशन दिखाई गई है लैंग्वेज की, जैसे कि वेटिंग फॉर गोडो, उसमें भी आप सेंटेंसेस दे सकते हैं, येट्स लेट्स गो, ठीक है, लेकिन दे डू नॉट मूव. अब क्या होता है, जो लैंग्वेज है उसका लैंग्वेज का रोल दिखाया गया है ब्रोकन कम्युनिकेशन दिखाई गई है इसके अंदर. जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं दिखाई गई है इसके अंदर. वेटिंग फॉर गोडो के अंदर एक सेंटेंस है क्वैक 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 क्वैक, ठीक है, मीनिंग क्या है, कोई पर्पस नहीं, कोई मीनिंग नहीं. अपेरेंटली फनी लग रही होती है हम लोग को, लेकिन इनवर्डली उसने जो अब्सर्ड लाइफ है ह्यूमन बीइंग की वो डिस्कस की है. नेक्स्ट आप देख लें द बैल सेप्रानो के अंदर कुछ लाइन्स हैं. मिसेस मार्टिन, हाउ क्यूरियस इट इज़, गुड लॉर्ड हाउ बिजार. आगे मिस्टर मार्टिन, हाउ क्यूरियस इट इज़, हाउ क्यूरियस इट इज़, हाउ क्यूरियस इट इज़ एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस. यानी कि रेपिटेशन है लैंग्वेज के अंदर, सेंटेंस ब्रोकन है, फुल स्टॉप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूशन का साइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब प्रॉपर सेंस नहीं है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है इनकी लैंग्वेज का. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है प्लॉट का. इनका जो प्लॉट है वो भी प्रॉपर नहीं है. जैसा कि हर स्टोरी का प्रॉपर बिगनिंग होती है, प्रॉपर मिडल होता है, प्रॉपर एंडिंग होती है, यूनिटी होती है टाइम की, ठीक है, तो उसके बाद प्लेस की यूनिटी होती है, सेटिंग की यूनिटी दिखाई गई है, लेकिन इनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, ठीक है. जो प्लॉट है वो लैक है उसके अंदर. जिस तरह कि एसलिन मार्टिन लिखता है, ओनली बिकॉज इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल टू प्रेजेंट सो कम्प्लेक्स एन इमेज in an instant that it has to be spread over a period of time. The dignity of man lies in his ability to face reality in all its senselessness, to accept it freely without fear, without alliance, and to laugh at it. तो ये पर्पस बताया गया कि अब ये हंस रहे हैं अपनी ज़िंदगी की फुलीज के ऊपर, अपने पेन के ऊपर. तो बताया गया कि जब आपने एक अब्सर्ड लाइफ दिखानी होती है, एक कॉम्प्लेक्स लाइफ दिखानी होती है, तो उस कॉम्प्लेक्स लाइफ को दिखाने के लिए एक प्रॉपर प्लॉट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एक प्रॉपर प्लॉट के अंदर वो कॉम्प्लेक्स लाइफ दिखा ही नहीं सकते. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस यू मे आस्क इन द कमेंट्स. मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.